आप सभी बधाई के पात्र हैं। जितने समय में जितनी चर्चा मैंने आपसे सामने रखी है और जितना कंटेंट आप तक पहुंचा है और जितनी प्रस्तुति आपने की है और जितने जिज्ञासा या प्रश्न आपने पुटअप किए हैं, उससे ये स्पष्टता बनती है कि आप तक ठीक से कन्वे हो रहा है। और मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरा दिन हो गया, अब जो भी कंटिन्यू करें ठीक से कंटिन्यू करें, किसी को ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दे, है ना, या तो पूरा ड्रॉप या पूरा ठीक से कंटिन्यू। 9 बजे मतलब 9 बजे। देखो, एक वो तरीका होता है कि जब आपको भयभीत करके अनुशासित किया जाता है कि 9 बजे आओगे, 9 बज के 10 मिनट पे आओगे तो 100 रुपए फाइन, 9 बज के 20 मिनट पे आओगे तो 200 रुपया फाइन। ठीक, कुछ उस तरह के तरीके भी हैं समाज में, और ये आदमी के लिए सम्मानजनक नहीं है। आदमी का सम्मान यही है कि वो स्व अनुशासित तरीके से चलता है। तो मुझको लगता है कि एक नई चीज थी, 2 दिन में काफी परिचय हो गया है, तो अब हम अगले 5 दिन को लूज नहीं करेंगे। मैं भी अभी आपके साथ आपके अनुसार चलने की कोशिश करता हूं ताकि एक बार हम साथ साथ मिलकर चल सके, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट है उसमें सोचने का काम ज्यादा है, समझने का काम ज्यादा है। अभी तक की जैसी हमारी परंपरा है उसमें सोचने समझने का अभ्यास लगभग मिसिंग है। ऐसा उसमें अभ्यास, किसी की सुन के मान लेना, नहीं तो नकार देना, कुछ रट लेना, रट के कुछ बोल देना। अपना ओरिजिनली कुछ सोचना, उसके अनुसार चल पाना, उस पर भरोसा कर पाना, ऐसा हमारा बहुत अभ्यास नहीं है। तो एक नई तरह की चीज इंट्रोड्यूस हो रही है ना। इसका इंपैक्ट शुरू में हमको दिखाई देगा कि स्लो है, लेकिन धीरे धीरे इन 7 दिनों में आपको दिखाई देगा कि काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो एज ए टीचर्स हम उसको देखेंगे, एज ए पेरेंट्स हम उसको देखेंगे, एज ए स्टूडेंट्स हम उसको देखेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया घट रही। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। हमने शुरू किया था कि एक 2.5 साल का बच्चा 20 साल के प्रोसेस से गुजरकर, जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, बाहर आता है और वो जिंदगी जीना शुरू करता है। जिंदगी जीने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, वो एक ही जैसा है। देखिए, जिंदगी ऐसी चीज है, या जिसको हम कंप्लीटनेस कहते हैं, कंप्लीटनेस का मतलब है जो कम ज्यादा से मुक्त है, जहां कम ज्यादा का लैंग्वेज काम नहीं करता है, अपने आप में वो पूरा ही है, इतना ही चाहिए। जैसे खाना खाने के लिए हमारी एक निश्चित मात्रा है, उससे कम रहता है तो हमको भूख लगती है, उससे अधिक होता है तो हम ओवर ईटिंग हो गया, एक निश्चित मात्रा है। उसी तरह से जिंदगी जीने का एक निश्चित डिजाइन है, क्योंकि हम सब नेचुरल एंटिटी है। उसके रूप में हमने कहा कि जीने के लिए स्वयं में विश्वास चाहिए, इसका कोई ऑप्शन है नहीं है। स्वयं में विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा? नर्वसनेस, हम भयभीत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होगा तो फियर होगा। जब भी हमको विश्वास नहीं होता है अपने पे तो हम फियर में होते हैं ना। हमको बोलते समय फियर लगता है, हमको करते समय फियर लगता है, सोचते समय फियर, तो हमारे अंदर डर होता है। फियर कितने तरीके का हो सकता है सभी लोगों में, उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? दुनिया के सारे लोगों में कितने प्रकार के फियर हो सकते हैं? अनगिनत फियर हो सकता है। फियर सिर्फ एक ही है, जिस चीज से डर लगता है वही फियर है, और चीज अलग हो सकती है। वही तो कह रहा हूं। तो फियर कितने प्रकार के हो सकते हैं ऐसा देखने जाएंगे तो क्या लगता है, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? है ना, अनगिनत फियर हो सकते हैं ऐसा हमको लगता है ना। आपसे पहले भी कहा गया था कि जो भी कुछ बात आपके सामने कही जाए उसको आपको मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि मान लेने से कॉन्फिडेंस आता है कि जान लेने से आता है। तो जानने का तरीका क्या होगा कि हमको चीजों को जांचना है और उसको स्व निरीक्षण करना है, अपने भीतर स्वयं में उस वास्तविकता को देखना है कि ऐसा है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि दुनिया में केवल 4 प्रकार के भय होते हैं, 5वां नहीं है, 3 नहीं है। दुनिया में केवल 4 प्रकार के भय होते हैं। क्या? प्राण भय, धन भय, पद भय और मान भय। 4 ही भय होते हैं। प्राण भय मतलब लाइफ, है ना, शरीर के मरने का, टूटने का, फूटने का भय। धन भय कहने की जरूरत नहीं है।
पद भय, जो समाज से हमको पोजीशन मिली है ना, या व्यवस्था से हमको कोई पोजीशन मिली है, पद, वो लूज नहीं हो जाए। और मान भय, रेस्पेक्ट, लोग हमको कैसा देखते हैं। जैसे अभी हमारी जिंदगी का मेजर कंट्रोल कहां पे है? लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो हमेशा दूसरों के हाथ में है। मेरे कपड़े से लेके, मेरा लाइफस्टाइल से लेके, मेरी जॉब से लेके, मेरा घर से लेके, है ना, सब कुछ उससे तय हो रहा है। ठीक, मेरा अपने पास कुछ भी नहीं है। तो मान भय, ये 4 ही भय दुनिया में होते हैं, 5वां नहीं। आपको मानना नहीं है, नहीं मानने के लिए पूरा दम लगाना है। कोई 5वां हो तो बताओ, खूब दम लगाइए नहीं मानने के लिए। हाँ जी बोलिए। सर, जो आपने कहा प्राण भय, धन भय, मान भय, और चौथा वो मैंने देख पाया सर, आदमी प्राण किस लिए? जीने के लिए। आदमी धन क्यों कमाता है? जीने के लिए। जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो धन कहां से कमाएगा? जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसका मान कहां से होगा? अगर उसका मान भय होता है मतलब वो अपने प्राण की चिंता कर रहा है। धन भय मतलब मुझे धन, जब आदमी समझ लेता है कि धन जीने के लिए चाहिए, तो जब धन गया वो सोचा जिंदगी गई, जिंदगी गई प्राण गए। तो जब आदमी समझ लेता है कि मेरा पद जब तक रहेगा तब तक मैं हूं, तब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरे प्राण है, तब उसको पद भय हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप भय के नापे जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदगी का भय है, सिर्फ प्राण भय है। उसको मैं प्राण भय का नाम नहीं देना चाह रहा कि मैं स्वयं उसको नाम नहीं दे सका हूं। हाँ जी, क्या समझ में आया? सर, जैसे मोह भय होता है कि कोई पिता अपने बेटी से बहुत प्यार करता है, उसका डर दूर होने का भी भय रहता है, तो ये किस में आएगा चारों में से? हाँ जी, किस में आएगा? हाँ, लेकिन वो मान भय। पद का मतलब है कि व्यवस्था के द्वारा या समाज के द्वारा कोई हमको जो पद मिला है, मान लिया समाज के अध्यक्ष हैं, ये वाला पद है। बाकी तो हमारे एक दूसरे के बीच में मान है। बच्चों का माँ बाप के लिए कुछ मान है, माँ बाप का बच्चों के लिए कुछ मान है, मान है। सर, हम जब बात करते हैं पद भय और मान भय की, पद का भय सिर्फ इसलिए होता है कि अगर हमारा ये पद चला गया तो हमारा मान नहीं रहेगा, तो पद भय को भी हम मान भय में मान सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसे आप देखेंगे तो आपको इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई देता है, आपस में कुछ जुड़ा हुआ रिश्ता दिखाई देता है। लेकिन यदि ठीक ठीक देखेंगे तो प्राण भय का सीधा मतलब है, जैसे बस बाजू से गुजरती है तो हम अपने आप को बचा लेते हैं, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें धन का कोई रोल नहीं है, मान का कोई रोल नहीं है, पद का कोई रोल नहीं है। मैं अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता हूं, प्राण भय। तो बेसिकली प्राण भय अपने शरीर को बनाए रखने के लिए कोई चीज है। ठीक। धन भय, धन भय का सीधा मतलब, एक मतलब क्लियर मतलब इतना है कि धन मतलब साधन। धन में जो है सा साइलेंट है, धन मतलब साधन। तो बेसिकली शरीर को बनाए रखने के लिए हमको साधनों की जरूरत है। इस अर्थ में साधन का मतलब है, यदि ये नहीं रहेगा तो शरीर के साथ कम ज्यादा होगा, तो शरीर को बनाए रखने में दिक्कत होगी। शरीर को बनाए रखने में दिक्कत होगी, ये साधन के बारे सोच रहे हैं। बस गुजर जाएगी, उसमें साधन की बात नहीं। इस तरह दोनों चीजें अलग अलग है। तीसरी बात हम कह रहे हैं कि मान भय। तो मान भय का मतलब है कि पद चाहे मेरे पास है कि नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक मान है, मैं अपने बारे में कुछ मानता हूं, मैं शिक्षित हूं, इतना समझदार हूं, इतनी इज्जत के लायक हूं, समाज में मेरी ऐसी उपयोगिता है, कुछ मेरी अपने बारे में स्वीकृतियां हैं। ऐसा ही जो मेरे साथ के लोग हैं वो भी मेरे बारे में कुछ मानते हैं। इसको हम बनाए रखना चाहते हैं और ऊंचा करना चाहते हैं। ठीक, ये हमारे पास है ही, ये मान है जिसको हम पद बोल रहे हैं, है ना। तो मेरी अपने बारे में स्वीकृति, दूसरों की मेरे बारे में स्वीकृति, है ना, इसको मान भय बोल रहे हैं। मान भय की जब मोटी बात करेंगे तो दूसरों की मेरे बारे में स्वीकृति के रूप में ज्यादा है ना। फिर चौथी हम बात करेंगे कि जिसको हम कह रहे हैं पद भय। पद भय का मतलब है कि एक सामाजिक स्वीकृति के साथ हमको कोई जिम्मेदारी दी गई, मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हूं, तो उस आधार पे जो उस पर्टिकुलर जिम्मेदारी के साथ को मैं फेस करता हूं, उसकी एक बात कहने की कोशिश की गई। तो पद, सभी लोग के पास पद नहीं है यदि सामाजिक रूप में देखें, है ना, लेकिन सब मान, सबके पास अपना मान तो है ही है।
तो उस रूप में कहा कि हमारे पास अलग अलग तरीके से और कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी को जब हम निभा रहे हैं तो उस समय उसके साथ पद भय की बात कर रहे हैं। तो चारों चीजों को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीजें मानव के साथ ही है, तो मानव के साथ उसका जुड़ाव भी दिखाई देता है, लेकिन चारों चीजों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। इससे पांचवी कोई चीज लाओ जिसको हम लगे कि नहीं ये चार में एडजस्ट, इससे कुछ अलग दिखाई देगा, उसको सोचेंगे। ये संबंध जो टूटते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनसे जो संबंध टूटते हैं वो कौन कौन से भय में आएगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करें। मान भय इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब सोच वही है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होता है। भाई आप मेरे को दोस्त मानते हैं, आपके साथ रहना मेरे को अच्छा लगता है, किसी बात पे आपको गलतफहमी हो जाती है, आप मेरे को कल से दोस्त नहीं मानते हो, क्या ले लिया? प्राण ले, हाँ प्राण भी ले सकते हो। तो किस सीमा तक गया है? किसी एक शिविर में बोला कि बोले पत्नी भय किस में आएगा? नहीं, ये प्राण भय भी हो सकता है, मान भय भी हो सकता है, धन भय भी हो सकता है, पद भय भी हो सकता है। आपके अगेंस्ट पेपर में निकाल दिया तो जो पद है वो भी चला जाएगा। तो ये तो कोई भी घटना में वो घटना का प्रभाव कहां तक जाता है उस पर डिपेंड करता है कि चार में से कहां तक जा रहा है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई सुसाइड करने जाता है तो उसको किस टाइप का भय लगता है? बहुत बढ़िया, आप में से कोई गया हो तो बता दो। कभी कभी तो मन में किसी के आया होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं कभी ना कभी जिंदगी में किसी मोड़ पे किसी को ऐसा मन में आया कि यार बहुत हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 काफी इजीली अवेलेबल है। मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई सुसाइड करने जाता है तो उससे किस टाइप का भय लगता है? चलो यही लोग बता दें भाई किसके। जब सुसाइड करने जाता है वो अपने मन से जाता है सुसाइड करने। हाँ वो बता दो भाई, पीछे माइक दे। ये लोग कैसे कैसे गए थे बता दें। अभी गाड़ी के नीचे मरने के लिए गए, हैंडीकैप्ड बन गए तो पूरा मर गए तो ठीक है। आधा बच गया तो कैसा हो? सपनों में कभी कभी लगता है कि हमें ये मिल गया, वो मिल गया, और जब वापस हम लाइफ में वापस जिंदगी में आते हैं वो नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता है, और उसलिए सोचते रहते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या है वो क्या भय है सर? बताओ भाई क्या है? वो है अगर मान कर किसी को वो मिले, मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हाँ। मान है, पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो पद है, धन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो धन है। तो सपने में चारों भय हो सकते हैं। सपने में कभी कभी होता है ना, किसी ने प्राण ले लिया, पसीना छोड़ जाता है, उठ के देखा ठीक ठाक, बड़ा सुकून लगता है। हाँ जी, एक हमारा दोस्त है, उसके पीछे सपने में भैंस भागती है। कई बार वही सपना आता है कि भैंस पीछे पीछे भाग रही। हाँ जी, आगे चले। तो चलिए, मैंने सिर्फ इतना कहने की कोशिश की कि मैं केवल 7 दिन केवल एक शब्द पे बात कर रहे हैं, विश्वास, और इसके बाद आप सारी जिंदगी उसी पे बात करोगे। तो विश्वास नहीं है तो हम उसको कैसे फील करते हैं, है ना? मैक्सिमम लोग जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्या चीज के प्रॉब्लम है? मान भय। मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे को कैसे देखेंगे, है ना? तो इस सारा मान भय, फिर ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स होके तो वो कुछ भी हो सकता है, किधर भी जा सकता है। लेकिन बेसिकली इतनी बात समझ में आई कि सारा झंझट कुल मिला के इतना है कि स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है, जो हमको भय के रूप में दिखाई देता है। एक बात क्लियर हो गया? इस पे आप लोग अपने जेडी में बात करते रहिए। तो आगे चलते हैं। तो हम स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं। संबंधों में विश्वास, स्वयं में विश्वास का रिफ्लेक्शन ही संबंधों में विश्वास के रूप में दिखाई देता है। यदि संबंधों में विश्वास नहीं है, उसका इतना ही मतलब है कि स्वयं में विश्वास नहीं। ये बात ठीक से पहुंच रही है? आगे और ठीक से पहुंचेगी। परिवार में समृद्धि, इस पे काफी चर्चा हुई है। शरीर स्वस्थ रहे, इस बारे में कुछ बात हुई है। और समाज में व्यवस्था हो, ये हमारी जरूरत है। ये एजुकेशन का या हमारी जिंदगी का एक पेरेंट्स के रूप में, एक टीचर्स के रूप में हम सबकी कुल कामना इतनी है कि मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, समाज में, सबके लिए कितना भी फैल के सोचें, कुल मामला इतना ही है कि ये पूरा हो जाए। ये पूरा नहीं हो पा रहा है, इसकी हमने चर्चा की। कुछ और हो रहा है जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, इस पे हमने चर्चा की। और कल हमने कहा कि हम सभी वे स्वयं में विश्वास चाहते हैं, तो विश्वास पूर्वक जीने के लिए क्या
क्या होना होगा? हमारे पास हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर, इसका नाम विश्वास। कल हमने चर्चा किया था कि आदमी सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है कि प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है ना? यदि हमारे पास समझ नहीं है तो हम प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, यदि हमारे पास समझ है तो हम सॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। हर मानव समाधान का उत्पादन केंद्र है। ये मानव होने का गरिमा है, ये उसके मानव होने का मतलब है। नहीं तो मानव का शरीर है, मानव होना अविशेष है। तो आदमी के आदमी होने का मतलब है कि वो समाधान का फैक्ट्री है। हाँ, आदमी केवल शरीर है, अभी आदमी होना बाकी है। इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आईएएस हो गए कि प्रधानमंत्री हो गए, है ना? हम 80 साल के हैं कि 50 साल के हैं, पैसा कम है कि पैसा ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझदार होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। हमने कल भी इस पे चर्चा किया था, है ना? कभी हमको ये भी समझ में आया, इंजीनियर होने से समझदार हो गए क्या? डॉक्टर होने से समझदार हो गए क्या? 80 साल के होने से समझदार हो गए क्या? रात दिन एरोप्लेन में चलते हैं इससे समझदार हो गए क्या? है ना? फॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं इससे समझदार हो गए क्या? नहीं, इसका समझदारी से कोई लेन देन नहीं। समझदारी का मतलब कुछ और ही है। तो जो समझदारी का मतलब है कि समाधान का फैक्ट्री है, सॉल्यूशन का फैक्ट्री है, तो मानव है, ये मानव की गरिमा है, ये मानव होने का मतलब है, ये स्वयं के प्रति विश्वास है, ये निरंतर सुख का आधार है। इससे कम में खुद झेलते रहना, सबको झेलाते रहना, ये हम पर्याप्त मात्रा में करते ही हैं, उसका हम सबको एक्सपीरियंस है। बढ़िया, कहां पहुंचे? कहां पहुंचे, है ना? तो ये समझ में आया कि समाधान के मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। मैं आपके सामने क्यों आराम से खड़ा हूं? मैं बोल रहा हूं दुनिया जहां से हो सकता है जितने क्वेश्चन ला सकते हो ले आओ। ठीक, अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछ के कल को आ जाना। शर्त इतनी है कि क्वेश्चन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा और आप बोलोगे कि मिल गया। क्या विश्वास? क्या विश्वास कि प्रकृति में प्रॉब्लम नहीं है। हम चीजों को नहीं समझते हैं, केवल इतना प्रॉब्लम। हम यदि प्रकृति के नियम को समझते हैं, नेचर के उस नियम को समझते हैं, हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर बात का प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन होता है। हर बात का प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन है, इसका नाम विश्वास। तो क्या कहा? हम प्रश्नों के साथ जिए कि उत्तर के साथ जिए? उत्तर के साथ जिए। ठीक, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है, मेरे कुछ नहीं सोचना। आप क्या पूछोगे? आप कुछ भी सोचोगे, मेरे पास उसका उत्तर है। 7 दिन में हम इस बात को देखेंगे, है ना? तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि हम उत्तर के साथ में जीना चाहते हैं, इसका नाम विश्वास। ये विश्वास ही परमानेंट हैप्पीनेस है, ये विश्वास ही खुशी है, ये विश्वास ही वो हैप्पीनेस है जो हमेशा आपके पास है। तो कैसा हो गया? तो क्या कहा कि सुख क्या है, उसका फिर मैकेनिज्म देख। मेरी अपने प्रति स्वीकृति कब रहती है? जब मेरे पास समाधान रहता है कि जब मेरे पास प्रॉब्लम रहती है? देखिए, प्रॉब्लम का मतलब ही इतना है कि उन क्षणों के लिए आपकी खुद के लिए स्वीकृति नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपकी स्वीकृति नहीं है, तो उसके साथ कैसे जीना है इसको हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे के साथ हार्मनी को वर्कआउट नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हमने कहा कि सुख क्या है? स्वीकृति के भाव में जीना, स्वीकृति ही सुख है। तो इसको आप खूब अपने भीतर निरीक्षण करें, स्व निरीक्षण करें, है ना? कि जब जब मैं सुखी होता हूं तो मैं किस नियम से सुखी हो रहा हूं। हम सुखी दुखी हो रहे हैं ना अभी भी, तो आप देखिए अपने भीतर, स्व निरीक्षण करिए कि जब मैं सुखी होता हूं तो क्या होता है। इसके अगेंस्ट में कुछ भी निकाल के दिखाइए, पूरी ताकत लगाइए कि क्या मेरी अस्वीकृति हो और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा होता है क्या? अक्सर फैमिलीज में देखते हैं कि कोई बहुत बुजुर्ग हो जाता है, एकदम बीमार है, तो उनकी डेथ हो जाती है, 1 महीने से वो बेड पर है, तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ लोग फिर वो रोते क्यों हैं? कौन रोते हैं? मतलब खत्म हो गए दादाजी। दादाजी आप ही बता दो। कुछ खुशी भी है, कुछ गम भी है। क्या चीज के लिए खुशी है, क्या चीज के लिए गम है? उनके साथ जो हमको झंझट हो रहा था उससे भी मुक्ति मिली। साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो?
लेकिन उनसे जो प्यार मिला था उसको याद करके थोड़ा रोग आ लेते हैं। देखिए, एक बात और शांति से कहना चाहता हूं, तो ठीक से सुन पाएंगे तो, कोई किसी के मरने से नहीं रोता है, ठीक है? उससे जो सुख मिल रहा था उसका क्या होगा, रोना इस बात का है। उससे जो सुख मिल रहा था उसका क्या होगा, रोना उस बात का है। तो पहले अपने में सुख की निरंतरता हो जाए, फिर देख लें किसके मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है। तो अपने विश्वास में कमी ही रोना गाना है, निर्भरता ही दुख है। यदि मैं मेरे सुख के लिए किसी पे भी निर्भर हूं और वो चल देता है, ये मेरे लिए परेशानी का कारण है। तो मूलतः मैं मेरे सुख के लिए रोता हूं, इतनी ही बात है। ये सुख समझ में आएगा कि रोना गाना बहुत सारा ठीक हो जाएगा। जो शरीर, जिसे हम शरीर बोलेंगे, जो भी व्यक्ति है, आपने ऐसा कहा कि किसी के भी हमको सिर्फ एक सुख के उस पे लेके चलता है कि उनसे सुख मिलता है, अब नहीं मिलेगा इसलिए हम दुखी होते हैं। तो क्या हम ऐसा लेके चले कि हम व्यक्ति को एक साधन मान रहे हैं सुख प्राप्ति का? अभी सुख की जो डेफिनेशन आपके पास है, उस डेफिनेशन में तो आदमी साधन ही है, ठीक है? सुख का जो रियल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आने के बाद आदमी के साथ आदमी के जुड़ाव का जो दूसरा धरातल मिलता है, वो धरातल पे रोने गाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, एक तो मैं सिंपल बात इतनी कहना चाहता हूं कि ये रोना गाना तो निर्भरता है, ये तो पक्का निर्भरता है। बाकी रियल सेंस में क्या सुख दुख है उसको बाद में देखें। तो काम की बात इतनी कि मेरे पास सॉल्यूशन है तो मुझको अपने में कॉन्फिडेंस है, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है वो मेरे को घबराहट पैदा करता है, परेशान करता है। और जब मेरे को सॉल्यूशन है कि नहीं है, दूसरों के साथ हमको जीना ही है, दूसरों के साथ जीने में उतना ही कंफ्लिक्ट पैदा होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो मैं इसको आज फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। कल हमने जितनी बात की उससे ये क्लियर हो गया कि आदमी कुछ भी करे, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, वो जो कुछ भी करता है बेसिकली अपने सुखी होने के लिए करता है। फिर आदमी के अपने कॉन्शियसनेस लेवल, उसके अपने चेतना के स्तर के अनुसार उसके सुख की अपनी परिभाषा है। परिभाषा में जाएंगे तो बेसिकली इतना ही है कि यदि हमको कोई चीज स्वीकृत होती है तो वो सुख है, कोई चीज स्वीकार नहीं होता है तो ये हमारे लिए दुख है, ठीक? वही खाना जब आपको, जैसे खाने में भी देखें तो सबको अलग अलग तरह की चीजें स्वीकार है, तो जिसको जो स्वीकार है वो उसमें सुख फील करता है। दूसरा व्यक्ति जो एक को वो स्वीकार नहीं है, दूसरे को वो स्वीकार है, वो उसमें सुख फील करता है। तो फिजिकल लेवल पे हमारे सुख अलग अलग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुख की डेफिनेशन को कल हमने थोड़ा सा और देखा तो समझ में आया। तो बेसिकली सुख क्या है, तो पता चला कि जब भी हम अपने में हार्मोनियसली रहते हैं, क्या हार्मोनियसली, मेरी जैसी समझ है ये बना हुआ है, जैसी समझ है उसके अनुसार मैं सोचता हूं, जैसा सोचता हूं वैसा बोलता हूं, और ये अपने में कंफ्लिक्ट नहीं है, अपनी समझ के प्रति शंका, अपने विचारों में कंफ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है, अपने एक्शंस के प्रति विश्वास में कमी, करूं कि नहीं करूं, है ना? दूसरे विरोध करेंगे क्या, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, ऐसा बोलना ठीक है कि नहीं है, लोग हंस देंगे क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितना मेरे अंदर में, अभी ये किसी दूसरे को पता नहीं है लेकिन मेरे को पता है मेरे अंदर का कंफ्लिक्ट, तो मेरे अंदर का जो थॉट्स में कंफ्लिक्ट है, अपने डिजायर को लेके शंका है, अपने एक्शंस को लेके अपने में विश्वास में कमी है, अभी दूसरे को पता नहीं है लेकिन मुझको पता चलता है। इसका मतलब क्या है, मैं हार्मनी में हूं कि हार्मनी नहीं है, मैं अपने में तालमेल में नहीं है, मेरे विचार, मेरी इच्छा, है ना, और मेरे एक्शंस आपस में हार्मनी में नहीं है। कैसा लगेगा, ये सुख होगा कि दुख होगा, ये दुख होगा। मेरे शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो शरीर के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में हार्मनी में नहीं है, सब कुछ हार्मनी में है तो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो सिर्फ अभी इतना कहा कि आपस में हार्मनी में नहीं है, तो उसका मतलब, तो बेसिकली कहा कि व्यवस्था में जीना
सुख। तो सबसे पहली व्यवस्था कहां पे है? स्वयं में। फिर कैसा है? शरीर के साथ। फिर कैसा है? दूसरे के साथ। फिर कैसा है? सबके साथ। फिर कैसा है? नेचर के साथ। इतने लेवल पे तो हम इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, चाहे शिक्षित हैं, चाहे अशिक्षित हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं। इतने लेवल पे हर आदमी इंटरेक्ट करता है, हर आदमी जीता ही है। मैक्सिमम टाइम कहां पे जी रहे? मैक्सिमम टाइम तो अपने साथ ही जी रहे हैं। कम से कम 12 घंटे तो घर में ही है, सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सोते समय विचार चलता ही है, कुछ सपना देखते ही हैं, सपने में उल्टा पुल्टा होता ही है, उससे घबराहट पैदा होता ही है, पसीना कभी कभी छूटता ही है। ठीक है, तो अपने से हम बात ज्यादा कर रहे हैं, दूसरों से तो कम समय के लिए कर रहे हैं। शरीर में कुछ भी गड़बड़ है ना, तो अपने में हार्मनी नहीं है, शरीर के साथ नहीं है, जहां जहां भी गड़बड़ है उतने लेवल पे हम चीजों को देख रहे हैं। तो बेसिकली व्यवस्था में जीना, जब तक व्यवस्था है तो स्वीकृति क्या चीज के लिए? व्यवस्था के लिए। अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। व्यवस्था कब होगा? हाँ, विचारो भी मेरे को भूतकाल की पीड़ा होती है, उल्टा पुल्टा कुछ पास्ट में हुआ है, वो मेरे को आज भी याद आता है और मेरे को याद करके खराब लगता है। वर्तमान में बहुत सारे लोगों के साथ मेरी नहीं बनती है, उनको जब भी याद करता हूं मेरे को बैठे बैठे भी गुस्सा आता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत सारी वरीज है। अभी दूसरा कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में दुखी होने के लिए स्वावलंबी हूं। तो एक काम के लिए आदमी समर्थ है, दुखी होने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, अपन अकेले में पर्याप्त। कैसे व्यवस्था होगा ये? इसको समझने से होगा। व्यवस्था को समझना। तो सुख क्या हुआ? ये व्यवस्था को समझना। व्यवस्था जीना कैसे होगा? समझ के होगा कि बिना समझे होगा? समझने का मैनिफेस्टेशन, समझना ही जीने के रूप में सामने आता है। तो बेसिकली समझना और जीना, इसी को कहा समाधान। तो क्या कहा? सुख क्या चीज है? समाधान मीन्स, समाधान मीन्स, हाँ, तो समाधान का मतलब वो क्या हुआ कि हमने एनआईटी में काफी काम किया, रायपुर एनआईटी में, फिर एक समाधान सेल खोल दिया। जिन स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स, अपने फ्यूचर को लेके कुछ इस तरह का, तो उनके साथ बैठ के उस पर कुछ बात करते थे। तो सारे लोग वहां आ जाते थे। कौन से? सर वो फॉर्म कहाँ मिलता है? यार फॉर्म के लिए नहीं खोले हैं ये, सर आप तो लिखे हो समाधान, तो फॉर्म किधर मिलता है? ये भी समाधान है। तो यहां समाधान का मतलब क्या है? पेरिनियल सॉल्यूशंस, एवरलास्टिंग सॉल्यूशंस, या बेसिकली प्रकृति के वो नियम है ना, जो आदमी के ऊपर भी काम करता है, नेचर के ऊपर भी काम करता है, वो जो इनहेरेंट लॉज हैं उनको हम समझते हैं, तो उसका नाम समाधान। समाधान बराबर सुख। लेकिन इससे भी बात नहीं बनती। इतना कहने से ये समझ में नहीं आया कि सुख क्या है, तो थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। तो कल मैंने कहा था हम 2-3 चीजों को ठीक से समझेंगे, समाधान को ठीक से समझेंगे, समझना को ठीक से समझेंगे। अभी यदि कहें कि जब व्यवस्था शब्द आपके सामने आता है, व्यवस्था को आप इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हो? सिस्टम। तो उससे क्या सेंस होता है? व्यवस्था माने क्या? और कुछ? और कुछ? उसी को ही फॉलो करना। तो स्कूल एक अपने आप में व्यवस्था है कि भाई देखो 9 बजे आना है, उसके बाद सबको प्रेयर करनी है, ये वाला ड्रेस पहन के आना है, इस दिन स्पोर्ट्स होगा। तो हमने कुछ चीजों को सेट किया है, उसको हम व्यवस्था बोलते हैं। घर अपने आप में एक व्यवस्था है, कोई ये बेडरूम है, ये ऐसा ऐसा है, जो सामान जहां रखा है वहीं रखा रहे, है ना। किचन ऐसा है, इसको व्यवस्था बोल रहे हैं। खाने पीने का सब ठीक ठाक है, इसको व्यवस्था बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था का मतलब कुछ और है, उसको उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, हम चर्चा करेंगे समझ को लेके। अभी क्या है, समझ सबका एक जैसा है कि अलग अलग है? समझ तो सबका अपना अपना होता है ना। कल इस पे हमने थोड़ी सी बात की थी, एक बार
यदि समझ सबका अपना अपना होता है, यदि समझ सबका अलग अलग होता है, समझ सबका अपना अपना होता है, और इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा इंडिविजुअलिज्म, आइडेंटिटी। हर आदमी को अपने तरीके से सोचने का अधिकार है ना? और मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकता हूं, इस बात की स्वतंत्रता है ना? और मैं जैसा चाहूंगा वैसा सोच सकता हूं। आप सोच सकते हो, लेकिन वो सही है कि नहीं है इसकी पहचान क्या होगी? तो सही गलत सबका एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अभी तो अलग अलग होगा। जो पेरेंट्स को ठीक लगता है वो बच्चों को ठीक नहीं लगता है ना? और ऐसा ही नहीं जैसे सुबह किसी मैडम ने कहा कि बेटी जीन्स पहने तो कोई दिक्कत नहीं, बहू जीन्स पहन ले तो दिक्कत है। तो एक ही आदमी का एक ही चीज के लिए सोचने का आधार अलग हो गया है ना? तो वो जीन्स को ठीक माने या गलत माने, यहां तक भी ठीक है ना? वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसी चीज को ठीक मानता है, दूसरे के लिए उसको ठीक नहीं। मैंने बहुत घरों में देखा ना, बेटी पुणे में जाके पढ़ेगी, जीन्स पहनेगी, सब कुछ करेगी, और बहू घर से बाहर नहीं निकलेगी। क्या है भाई ये? वो बेटी भी तो किसी के यहाँ जाके बहू बनेगी। तो ये जो इस तरह का, जैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं? समझ ना? इस तरह की बहुत सारी बातों को हम समझ बोल रहे हैं। और रहना एक छत के नीचे है, रोज टकराना है, तो समझ को भी समझेंगे। तो पहले हम व्यवस्था को समझने की बात करते हैं। तो व्यवस्था पे हम बात करेंगे, समझ पे हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे और 15 मिनट बात करेंगे। नमस्कार।